Assalamu alaikum and a very welcome to all of you, dear students. Finally, welcome back to all of you after a long gap. I am back with a revision series of grade 10 social science. And first of all, we will try with this week's 5 chapters are there, and we will try to finish them in the first 5 days. And in the same way, we will start history and geography and economics as well. Every day, we will try to finish one chapter in one shot. Finally, before starting the power sharing chapter, we all must know that there are the two case studies have been provided in this power sharing chapter. One is from the Belgium, and in the same way another is from the Sri Lanka. Both the cases, first of all, we will try to study with the help of the political map of both the countries. So let us we get started with the political structure of both the countries, Belgium and Sri Lanka. ये जो हमारे सामने पॉलिटिकल मैप है, ये कहलाता है बेल्जियम का पॉलिटिकल मैप। इसमें जो आपको डिफरेंट कलर्ड एरियाज पोर्शंस दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो येलो कलर्ड पोर्शंस हैं, ये आप याद रखोगे, ये कहलाता है फ्लेमिश रीजन। और इसी तरह से हमारे सामने जो ये रेड पोर्शन पार्ट है, ये कहलाता है वेलोनिया रीजन। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी एक एरिया है, ये कहलाता है जर्मन स्पीकिंग पीपल। और इसी तरह से और एक डॉटेड एरिया यहाँ पर हमारे पास है, और ये है ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल है बेल्जियम का। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फ्लेमिश रीजन है, इसमें 59% डच स्पीकिंग पीपल हैं, और ये जो वेलोनिया रीजन है, इसमें 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं। तो इसी तरह से जो ये जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, इनकी पॉपुलेशन 1% है। तो फाइनली यहाँ पर हम सही तरह से देख सकते हैं कि जो डच स्पीकर्स हैं, ये पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी में हैं। इन द सेम वे अगर हम कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, जो कि ब्रुसेल्स के नाम से जानी जाती है, वहाँ का हम अगर इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो मेजॉरिटी में है 80%। और इसी तरह से यहाँ पर जो डच स्पीकर्स हैं वो सिर्फ 20% हैं, जो कि माइनॉरिटी में है। आई होप आपको यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो आपको यहाँ पर समझ आया होगा। सो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम बेल्जियम और जो श्रीलंका है, इनका जो केस स्टडी है उसको समझने की कोशिश सही तरह से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बेल्जियम की जो कहानी है, इनका जो एथनिक कंपोजिशन है, जो कि हमें अभी समझ आया भी, 59% डच स्पीकर्स हैं, 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और 1% जो है वो जर्मन स्पीकर्स हैं। दस वी केम टू नो दैट in the whole of Belgium, Dutch speakers which constitute 59%, they are in majority, and French speakers which constitute only 40%, they are in minority. बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, वहाँ पर जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो 80% हैं, बट यहाँ पर जो डच स्पीकर्स हैं वो सिर्फ 20% हैं। दस वी आल्सो केम टू नो दैट इन द होल ऑफ कंट्री डच आर इन मेजॉरिटी, बट इन द ब्रुसेल्स दे आर इन माइनॉरिटी। इसी तरह से इन द होल ऑफ कंट्री जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो माइनॉरिटी में हैं, बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स वो वहाँ पर मेजॉरिटी में है। दस देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डिड दे रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, एंड व्हाट पॉलिसी एंड व्हाट वे दे विल फॉलो शेयर द पावर। यहाँ पर हम याद रखेंगे बेल्जियम followed the policy of accommodation. So what does this accommodation mean? Actually they accommodated their diversities in such a way that there is no conflict as such. What they did actually in center, Dutch and French speaking ministers will be equal. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एट द सेंटर लेवल डच और फ्रेंच दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं, दोनों जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इनको बराबर इक्वल मिनिस्ट्रीज दिया गया, इनको इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं वो दिया गया। और साथ ही साथ पावर टू स्टेट्स में भी इक्वल पावर दिया गया। और इसी तरह से जो ब्रुसेल्स लेवल है, वहाँ पर भी दोनों कम्युनिटीज़ को, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। और इस तरह से इक्वलिटी की बिना पर दोनों कम्युनिटीज़ ने अपने जो पावर शेयरिंग का जो इशू था उसको इन्होंने रिजॉल्व किया। और इसी तरह से एट द सेम लेवल यहाँ पर एक थर्ड इन्होंने एक नया फीचर अपनाया, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। व्हाट डज दिस मीन? कम्युनिटी गवर्नमेंट एक तरह का जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है वो किसी हद तक इन्होंने अपनाया, जिसमें बट इसके पास रेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिटी गवर्नमेंट विच वाज
being started in the whole of Belgium will be elected by the linguistic groups of the three ethnic groups. जस्ट लाइक वहाँ पर डच स्पीकर्स हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं और जर्मन स्पीकर्स हैं. ऑल द थ्री communities will elect their own government, and there would be three community governments, and the community government will deal with the matters of education, will deal with the matters of language, and will deal with the matters of culture as well. So इस तरह से बेल्जियम का जो इशू था वो ख़त्म हो जाता है और इसी तरह से पीस वहाँ पर मेंटेन किया जाता है. बट श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है वो डिफरेंट है. इसको कंटिन्यू करने से पहले हम इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको देखने की कोशिश करते हैं. सो नाउ लेट अस स्टडी द एथनिक कंपोजिशन और द एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ द श्रीलंका. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए श्रीलंका का जो मेजर एथनिक ग्रुप है वो है सिन्हालीज. जो सिन्हालीज हैं इनकी 74% पॉपुलेशन है पूरी कंट्री में और इनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है. और सेकंड जो वहाँ पर कैटेगरी है वहाँ पर जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है वो है तामिल्स. 18% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तामिल्स. लेकिन ये जो तामिल्स हैं ये दो तरह के हैं. कुछ कहलाते हैं इंडियन तामिल्स जिनकी परसेंटेज 5% है, जिनका रिलीजन हिंदूज हैं और कुछ मुस्लिम्स भी हैं. और इसी तरह से दूसरे तामिल्स हैं जो श्रीलंकन तामिल्स हैं. ये जो श्रीलंकन तामिल्स हैं ये इस नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहते हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 18% है. और एट द सेम टाइम कुछ मुस्लिम एरियाज़ जो हैं वो इस एरिया में रहते हैं. फाइनली यहाँ पर हमने याद रखना है कि जो 7% है वहाँ पर वो क्रिश्चियंस भी हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, बट इनकी जो लैंग्वेज है वो कुछ सिन्हाला स्पीकर्स भी हैं और कुछ तमिल स्पीकर्स भी हैं. अब हमें समझ आया कि जो एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का है इसमें जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो 74% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और बुद्धिज़्म इनका रिलीजन है. इसी तरह से जो तमिल स्पीकर्स हैं यहाँ पर दो तरह के तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, और इनका जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो 18% है. एट द सेम टाइम जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ के वो तमिल और सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 7% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. बट what Sri Lanka did actually is that they did not accommodate their diversities, and finally Sinhala community हैं they dominated the whole of the country, and in 1956 they passed an act. Accordingly they declared Sinhala as the only official language of Sri Lanka, thus disregarding the Tamil language. Is created a feeling of distrust between the two ethnic groups, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो तमिल कम्युनिटीज़ हैं उनके ज़रिए से कुछ डिमांड्स रखी जाती हैं सिन्हाला गवर्नमेंट के सामने, बट सिन्हाला गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी हीड टू दोज ऑफ द डिमांड. सो फाइनली इसका रिजल्ट हमें ये निकलता है कि यहाँ पर विटनेस किया जाता है एक कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिन्हाला द तमिल्स, और उस कन्फ्लिक्ट को हम नाम देते हैं सिविल वार. ये मिसट्रस्ट दोनों के दरमियान हो जाता है. इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वहाँ पर एक सिविल वार हो जाता है बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटीज़, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ द साइड्स वर किल्ड. एंड इन दिस वे डिमांड जो सिन्हा तमिल्स की थी वो ये थी कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और हमें चाहिए थी एटोनमी. बट सिन्हाला गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी हीड. सो फाइनली this policy is called majoritarianism. Majoritarianism is a concept which states that when a country is being ruled by the major community by disregarding the wishes of the minorities, this is called majoritarianism. So ये तरह से हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है why power sharing is desirable. So इसके हमारे पास दो रीजंस हैं. पावर शेयरिंग के दो रीजंस हैं, प्रूडेंशियल एंड द मॉरल रीजंस. दोनों रीजंस का जो पावर शेयरिंग के ज़रिए अगर हम पावर शेयर करते हैं कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं और पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आ जाती है, और साथ ही साथ इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी, जो कि हमने श्रीलंका के केस में देखा. यहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म अपनाया गया, लेकिन अब अगर पावर को शेयर किया जाएगा इन द सेम वे एज बेल्जियंस डिड, यहाँ पर डोमिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है, जो कि एकोमोडेशन के मॉडल में बेल्जियम ने अपनाया. और इसी तरह से इसका एक और रीज़न भी है, मॉरल रीज़न, बिकॉज
Power sharing is the basic spirit of democracy. It ensures that all the citizens are heard and consulted. It means power sharing democracy का एक essence है. If a country claim that I am a democratic country, that it is must for a country to share the power. अगर पावर को शेयर नहीं किया जाता है तो एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाई जाती है. तो इन केस क्वेश्चन आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. तो ये जो दो कंसेप्ट्स हैं ये आपको याद रखने ही हैं. अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो ये हमने समझा. और पावर शेयर किस किस तरह से किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ शेयरिंग द पावर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर चार तरीके हैं पावर को शेयर करने की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू स्टडी द फर्स्ट वन among the different organs of the government. For example, we can also say that power can be shared horizontally. Horizontally, what does that mean? ये यूजुअली एक डेमोक्रेसी में, ये गवर्नमेंट में देखा जाता है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जब पावर को शेयर किया जाए बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर checks and balances and so that no organ may has the unlimited powers, such a division of power is called horizontal division. अब समझ आया आपको कि जब पावर को शेयर किया जाए डिफरेंट ऑर्गन्स में, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब इसके फ़ायदे क्या हैं, ताकि किसी एक ऑर्गन के पास ज़्यादा पावर ना रहे और हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखे. और दूसरा हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसका क्या समझ आया, यूजुअली गवर्नमेंट के दो लेवल्स होते हैं, लेकिन इंडिया में हमारे पास थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल. जब पावर को शेयर किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सच ए डिवीजन ऑफ पावर और सच ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग. तो ये आप याद रखेंगे, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में सेंटर, स्टेट एंड लोकल के दरमियान पावर को डिवाइड किया जाता है टू इंश्योर द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग. इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड है वो है पावर को जब शेयर किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो ये किस तरह से किया जाता है, फॉर एग्जांपल in India we have different social groups because India is a diverse country. तो इंडिया में हमारे पास इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है in the form of reserved constituencies, accommodation of social diversities and gives representation to historically marginalized communities. Example, reservation in India, community government in Belgium. जो बेल्जियम में है वहाँ पर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जिस तरह से हमने समझा, वहाँ पर तीन लिंग्विस्ट ग्रुप्स थे और तीनों लिंग्विस्ट ग्रुप्स को कम्युनिटी गवर्नमेंट के ज़रिए रिप्रेजेंटेशन दी गई. लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, तीन ही नहीं है. तो इस तरह से यहाँ पर रिजर्वेशन का एक प्रोविज़न रखा गया जिसके ज़रिए सीट्स को रिजर्व रखा जाता है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है. जैसे कि SCs, STs एंड OBCs या वोमेन भी रिजर्वेशन है. तो बहुत सारी रिजर्वेशन हमारे पास हैं. तो यही कहलाते हैं हमारे पास जो पावर को शेयर किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. एट द सेम टाइम हमारे पास जो लास्ट डिवीजन ऑफ पावर है वो कहलाता है कि जब पावर को शेयर किया जाए बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स. इसका आसान सा तरीका आप याद रखोगे कि जब पावर को शेयर किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बिटवीन डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, बिटवीन ट्रेड यूनियंस, बिटवीन डिफरेंट मूवमेंट. सो फॉर एग्जांपल, जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और इन केस एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, सही तरह से मेजॉरिटी नहीं मिलती है कंट्री को गवर्न करने की, तो उस वक्त दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं. सच गवर्नमेंट वी नो इज़ कॉल्ड एज कोalition गवर्नमेंट. तो इस तरह से दो पार्टीज़ के दरमियान पावर शेयर हो जाता है. हमारे पास डिफरेंट जो यूनियंस होती हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं, उनके साथ भी उनकी कंसल्टेशन ली जाती हैं और वो भी पावर शेयरिंग में इंक्लूड किए जाते हैं. सो इस तरह से हमने कोशिश की जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज करने की. आई होप सभी जो कंसेप्ट्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए आपने सही तरह से समझे होंगे. तो so finally this was all in this today's chapter and we will be back in the next chapter tomorrow and wish you all the best for your annual board examination. So अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त. फ़ी अमानिल्लाह.